हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत लंबे समय बाद आज क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं और ये जो क्लासेस हैं अभी उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं और अभी 17 मई को जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन होके 14 जून को चला गया है। तो उसकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे तैयारियाँ करवा रही हूँ। आज हमारा हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला और इसी तरीके से सीक्वेंस बाय क्लासेस आते रहेंगी। अभी हिंदी की क्लासेस हैं, फिर उत्तराखंड की क्लासेस आएंगी और बीच बीच में करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ पे चलती रहेंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्णमाला बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भी व्यवस्थित समूह होता है वर्णों का उसे वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें कि 10 स्वर 35 व्यंजन और लेखन के आधार पर 52 वर्ण 13 स्वर 35 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 45 होते हैं, जिसमें कि 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। इसमें 10 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अंग और अह इसमें इंक्लूड नहीं होता है हिंदी के आधार पर। और अगर लेखन के अनुसार पूछा जाएगा तो इसमें अंग और अह को मिलाकर कुल 13 होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 13 स्वर 35 व्यंजन, यानी कि 52 वर्ण हो जाते हैं। और हिंदी के आधार पर देखा जाए तो 45 वर्ण, जिसमें कि 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। स्वरों की कुल संख्या यहाँ पर बताई गई है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंक कुल मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। इसमें एक डायग्राम भी है, उस डायग्राम को आप सही तरीके से मैं आपको बता दूंगी अभी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है और उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 10 होती है। उच्चारण की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? अंग और अह यहाँ पर नहीं होते हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मात्रा उच्चारण के आधार पर 3 स्वरों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, जिनके उच्चारण में, यानी कि हम किन्हीं वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं और उसमें कम समय लग रहा है तो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और ऋषि। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लग रहा हो। आ, जितने भी मात्रा वाले वर्ण आएंगे वो यहाँ पर आएंगे स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ओ, औ और आ कितने होगी? इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। इसमें आई भी होगा, इसमें आई इंक्लूड। लास्ट आता है प्लुस स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है किसी को पुकारने में या नाटक में, जैसे कि ओम। ठीक है, इसमें कोई भी अगर इस स्वर में दीर्घ और ह्रस्व से अधिक समय लग रहा है तो उसे हम प्लुस स्वर कहते हैं, जैसे कि आ गया हमारा ओम। ठीक है, दीर्घ स्वर में ए, आई भी आएगा। ठीक है, इसमें आई नहीं लिखा है ना, इसमें ए और आई भी आएगा दीर्घ स्वर में। ठीक है, आ, ई, इसमें थोड़ा हाँ, आ, ई, उ, ए, आई। ठीक है, इसमें आपका ए और आई भी आएगा। ठीक है, ये 2 भी आएंगे, इसमें 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अग्र यानी कि जीभ के 3 भाग होते हैं। एक अग्र होता है, एक मध्य होता है और एक पश्य होता है, पीछे का भाग होता है। अग्र भाग में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग आएगा, तो आगे के भाग कौन कौन सा आएंगे? ई, बड़ी ई, ए और आई, ये याद कर लेना। मध्य में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच का भाग हो और नीचे की ओर लुढ़क रहा हो, तो ये हो गया हमारा अ। पश्च स्वर में, यानी कि पीछे का भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग आ रहा है, आ, उ, ओ और आओ। ठीक है, होठों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है अवृतमुखी और है व्रतमुखी। अवृतमुखी में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे ओ, आ, ई, ए, आई बोलो, इसमें होंठ गोल नहीं हो रहे। और व्रतमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल होते हैं, उ, ओ, आओ। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है।
हवा और नाक और मुंह से निकलने के आधार पर निरुनासिक, जिसको मौखिक भी कहते हैं, और अनुनासिक। निरुनासिक मौखिक में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ, ओ, ई, ठीक है, खाली मुंह से निकल रही है। अनुनासिक में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह, ठीक है, और मुंह दोनों से निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। आ, औ, ई, जैसे कि चांद, माँ, ठीक है, तो इसमें चंद्र बिंदु लग रहा है। और अनुनासिक में क्या होता है, जहाँ पर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है। इसमें एक और बता दूं, जो हमने स्वर बताए हैं अ से लेकर पूरे अंग तक, इसमें अ और आ का जो वर्णन होता है वो कंठ से होता है। अगर आप अ आ बोलोगे तो कंठ से आवाज आती है। ई तालु, ठीक है। अ आ कंठ, ई तालु, ऊ होस्ट, ऋषि दंत, ए और आई कंठ तालु, ओ और औ कंठ होस्ट, अ नासिक्य, अह कंठ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। संधि और संयुक्त स्वर कौन कौन से? दो स्वरों के मेल से बने स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से? जैसे कि संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसी तरीके से संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। दो स्वरों के मेल से जो बना हुआ शब्द होता है या स्वर होता है, उसे हम संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। ए जो होता है वो अ और ई से मिलकर बना है। आई, आ या ई, ओ, अ और उ, औ, आ या उ से मिलकर बना हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्वर, जिसमें कि मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हिंदी में यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक और टॉपिक है अघोष और सघोष, वो मैं व्यंजन में इसको कंप्लीट कर लूँगी जब इसका पार्ट 2 आएगा। तो आपको कैसा लगा ये आज का टॉपिक, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। और इसी तरीके से आपके अब यहाँ पर टॉपिक वाइज आते रहेंगे। अभी हिंदी का आया है, उसके बाद उत्तराखंड का, फिर छोटे मोटे यहाँ पे जो मंथली या वीकली करंट अफेयर भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना।